हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अकबर के कार्यकाल के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कर ली थी। अ, लेकिन उसका एंगल हमने सिर्फ जा रहा था ज़्यादातर उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं अकबर ने किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च करा, इसके बारे में जानते हैं ज़रा। तो हम 200 बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर अकबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। मुगल्स जो है, मुगल्स ने बड़े सारे फीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो रिटेन करे थे। मतलब जिस प्रकार से मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो दिल्ली सल्तनत से बोरो करा गया सिस्टम था, और स्पेशली शेर शाह सूरी से। अब मतलब एमलगेमेशन हमें देखने को मिलती है कि दिल्ली सल्तनत का, जैसे आपने देखा था दाग और चेरा सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, है ना। और शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो अकबर ने इस टाइम पर मुगल सल्तनत की मेन नींव रखी थी उसके। जब मैं आपको शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था एक एक एंगल उसका ध्यान से पढ़ना, बिकॉज यही जाकर एक रेप्लिका बनेगा आगे चलकर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये तो था, इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। और जो टेरिटरीज थी जो एम्पायर की, दे वर डिवाइडेड इनटू जागीर, खलीसा, जो कि इनकम, एनी इनकम डेट वेंट डायरेक्टली टू द रॉयल एक्सचेकर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी जो, एन इनाम, लैंड्स अलाउड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की, और यहां पर जितनी भी टर्म्स हैं ये आपके एक एक करके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहां पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के कार्यकाल में, एम्परर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन की नींव था, सुप्रीम हेड था, एंड ही कंट्रोल ऑल द मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स। सारे के सारे जो ऑफिसर्स जो थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट रहे हैं, दे ओड देयर पावर एंड पोजीशन टू द एम्परर, यानी कि जब तक एम्परर खुश है तब तक वो अपनी गद्दी पर रहेंगे। अगर एम्परर उनसे खफा है तो अकबर किसी भी वक्त उनको बेदखल कर सकता है उनकी पोस्ट से। एम्परर के पास अथॉरिटी थी टू अपॉइंट, प्रमोट एंड रिमूव ऑफिशियल्स एट हिज प्लेजर। जैसे प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी जो पोस्ट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, दे होल्ड देयर ऑफिस अंटिल दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेम चीज यहां पर थी। फिर वजीर, याद है आदम खान ने अकबर के वजीर को मारा था, उसका कत्ल कर दिया था, है ना। जो पोजीशन थी वजीर की, ये रिवाइव हुई थी अंडर द मुगल्स, अंडर हुम वेरियस हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शन। मतलब वजीर के अंतर्गत बड़े सारे डिपार्टमेंट फंक्शन करते थे। ही वॉज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द रूलर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर और उसकी सल्तनत में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बीच में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लिंक का काम करता था वजीर। बाबर और हुमायूं के जो वजीर थे वो बड़ी सारी पावर्स एंजॉय करते थे। द पीरियड ड्यूरिंग विच बैरम खान वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर, इट सॉ द राइज ऑफ द वकील वजीर विद अनलिमिटेड पावर। एक पोस्ट आई वकील वजीर। अकबर जो है, he reorganized the central machinery of the administration on the basis of the division of power between various departments of checks and balances। यानी कि उसने पूरी की पूरी जो सेंट्रल लेवल पर जो मशीनरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको दोबारा से रिजुविनेट करा और थोड़ा सा सिस्टम अलग करा उसने, अकबर ने, जैसा कि बाबर और हुमायूं के टाइम पर चलाता था। और इसने कोशिश करी कि जैसे अगर 3 ऑर्गन्स हैं, मान लो जुडिशियल ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या लेजिस्लेटिव ऑर्गन, उनके बीच में एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रहना चाहिए। इन हिज डिटर्मिनेशन टू कर्व द पावर ऑफ द वजीर, ही टूक अवे द फाइनेंशियल पावर फ्रॉम हिम, जो कि वजीर की पावर को या वजीर की कुर्सी को एक बड़ा झटका था अकबर के कार्यकाल में। हालांकि जो पोस्ट थी वकील की, हम वजीर की बात नहीं कर रहे हैं, वकील की बात कर रहे हैं, इट वॉज नॉट एबॉलिश्ड, लेकिन इट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द पावर एंड बिकेम लार्जली डेकोरेटिव। सिर्फ नाम की रह गई थी अकबर के टाइम पर। दिस पोस्ट वॉज गिवन टू इंपॉर्टेंट नोबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन इनका ज्यादा कोई रोल नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में। जो हेड था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कंटिन्यू टू बी वजीर, बट ही वॉज नो लॉन्गर द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द रूलर।
बट ये एक एक्सपर्ट था इन द रेवेन्यू अफेयर्स हैविंग टाइटल ऑफ दीवान और दीवाने आला, दीवान या फिर दीवाने आला, रेवेन्यू अफेयर्स का मिनिस्टर, ठीक है, प्रिंसिपल एडवाइजर रूलर के लिए कि आपको अपने रेवेन्यूज कैसे संभालने हैं, समझाता था अकबर को। पोस्ट क्या थी? दीवान या फिर दीवाने आला। दीवान जो है ही यूज्ड टू इंस्पेक्ट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड सुपरवाइज द प्रोविंशियल दीवान्स, जो राज्य के लेवल पर जो काम कर रहे थे कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू टाइम पर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना रेवेन्यू पर्याप्त है कि नहीं है सल्तनत को चलाने के लिए। फिर मीर बख्शी की पोस्ट, मीर बख्शी कौन होता था? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, उसको कहा जाता था मीर बख्शी, हु वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेड ऑफ द नोबिलिटी, नोबल्स को संभालने का काम ये करेगा। रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू मनसब, जिनको मनसबदारी राइट्स जो मिलेंगे, ऐसे लोगों की जो नियुक्ति होगी उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकमेंडेशन होगी, तो रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू मनसब और फॉर प्रमोशंस दे वर मेड टू द एम्परर आफ्टर ड्यूली एंडोर्स बाय हिम ओनली। मतलब मीर बख्शी ही वो पर्सन होगा जो कि शहनशाह हिंदुस्तान को ये बताएगा कि आपको किन किन लोगों को मनसबदारी राइट्स देने हैं, किन किन लोगों को मनसब बनाना है, मनसबदारी राइट्स देने हैं, एंड किन किन लोगों का प्रमोशन का टाइम आ चुका है। एक बार एम्परर अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ले तो इट वॉज सेंड टू द दीवान फॉर कंफर्मेशन एंड फॉर असाइनिंग अ जागीर टू द अपॉइंटी, क्योंकि ऐसे ही किसी को लैंड राइट्स या उनसे निकलने वाला रेवेन्यू नहीं दे दिया जाएगा। मीर बख्शी जो था ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज ऑफ द एम्पायर। छुपी हुई खबरें लाकर देगा अकबर को या शहनशाह हिंदुस्तान को। बारिज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कहा जाता था, एंड वकिया नाविस न्यूज रिपोर्टर्स दे वर पोस्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। और इनकी जो रिपोर्ट थी ये एम्परर के सामने प्रस्तुत करी जाती थी कोर्ट में मीर बख्शी की मदद से। ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच ओवर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द सैंक्शन साइज ऑफ द आर्मी कंटिजेंट। जितनी आर्मी जिसको नियुक्त करी गई है, जितना बोला गया कि इतनी फोर्सेस मेंटेन करो, मीर बख्शी इस चीज का बहुत ख्याल रखता था। एंड वॉर इक्विपेज बाय द मनसबदार, मतलब मनसबदार के पास राइट थी ना कि आप अपनी खुद की सैलरी निकाल लो, जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मेंटेन करके रखो। ये देखा जाएगा कि अगर मनसबदार ने इतना इतना पैसा अगर कलेक्ट करा था थ्रू मनसबदारी राइट्स, किसी भी मनसब से, किसी भी लैंड से, आर्मी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, आर्मी वगैरह को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, या फिर वॉर इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो क्या उसने वो पैसा अपने पर्सनल सुख चैन आराम के लिए खर्च तो नहीं कर लिया है? उसने वो पैसा प्रॉपर तरीके से लगाया आर्मी की मेंटेनेंस पर, आर्मी की वेलफेयर पर, आर्मी की इनोवेशन पर कि नहीं, ये देखा जाएगा मीर बख्शी के द्वारा। बिकॉज इसका क्या लेना देना आर्मी से? ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मीर समन वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एंड रॉयल कारखानास। घर में क्या चल रहा है, महल में क्या चल रहा है, ये उसको देखेगा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यूज एंड देयर स्टोरेज फॉर द रॉयल हाउस होल्ड। ओनली नोबल्स हु एंजॉयड द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर, अकबर को जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था उन्हीं को इस ऑफिस पर अपॉइंट करा जाता था, मीर समन। कोर्ट में सबका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबके एटिकेट कैसे होनी चाहिए, द कंट्रोल ऑफ द रॉयल बॉडीगार्ड एक्सेट्रा वर ऑल अंडर हिज सुपरविजन। कल को यही बागी ना हो जाए, यही मर्डर ना करते शहनशाह आलम का रॉयल बॉडीगार्ड। उसके बाद चीफ काजी या फिर सदरुस सुदर, कुछ भी कह लो आप इसको, सदर, कई जगह पर सदर लिखा रहता है, कई जगह पर यहां पर सुदर लिखा हुआ है, ठीक है, सदर कहते हैं वैसे इसको, चीफ काजी। जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है इट वॉज हेडेड बाय द चीफ काजी। दिस पोस्ट वॉज समटाइम्स कंबाइंड विद दैट ऑफ द सदर, चीफ सरदार, हु वॉज द हेड ऑफ द एक्लीसियास्टिकल डिपार्टमेंट। कोई भी जो निर्णय होंगे, नए नए मुद्दे आ रहे हैं जो कि एम्पायर के सामने चुनौती बन रहे हैं, या फिर अगर हमें किसी लॉ को इंटरप्रेट करना है, कुल मिलाकर सारा का सारा वकालतनामा का काम होगा इनका। हिज चीफ ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द शरीयत एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स। इंटरेस्टिंगली
द चीफ काजी अकबर के कार्यकाल में एक बंदा था अब्दुल नबी. ही वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन. हाउएवर द प्रोमulgation ऑफ मजहर in 1580 it severely restricted his authority as according to मजहर. अकबर का व्यू ये था, अकबर का व्यू मतलब शहनशाह आलम का जो भी नजरिया होता था, जो व्यू होता था, जो उनका डिसीजन होता था, इट वॉज टू प्रिवेल इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज अमंग रिलीजियस स्कॉलर्स. अगर उनके बीच में किसी भी प्रकार की भिड़प हो गई है तो अकबर का व्यू या शहनशाह हिंदुस्तान का व्यू जो है वो प्रिवेल करेगा. लेटर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सदर फॉर अवॉर्ड ऑफ रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑल्सो. मतलब ये खुद से ही रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स जो हैं वो दे देते थे लोगों को, अलग अलग लोगों को. लेकिन बाद में ये जो सदर और सदर की जो ताकत है, जो इनकी पावर है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. टू स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ इनाम ग्रांट्स वर अकबर ग्रांटेड इनाम लैंड्स टू ऑल द पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस फेथ. वो किसी भी धर्म, मजहब या कोई भी सोच विचार रखते हो, अकबर ने केयर नहीं करी. सबको अलग अलग मतलब धर्म के साथ एसोसिएटेड पर्संस को इसने इनाम लैंड्स बांटे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सनत ऑफ ग्रांट टू वेरियस हिंदू मठ मेड बाय अकबर आर स्टिल प्रिजर्व्ड इस टाइम पर. मतलब कुल मिलाकर लैंड राइट जो दिए गए वो आगे चलकर भी अकबर ने एक फरमान जारी करा था कि वो प्रिजर्व्ड रहेंगे. क्योंकि जैसा कि आप इसको ऐसा मान लो, ब्रह्मत्य राइट्स याद है आपको, जब हमने पढ़ा था पहले कि वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लगा दी जाती थी कि कोई भी छीनेगा नहीं इनको, इनके घर के बाहर. कुल मिलाकर बस ऐसे ही मान लो यही इनाम लैंड्स के जो राइट्स हैं वो पर्सन के पास रहेंगे. तो अकबर मेड इट अ रूल दैट half of the इनम rights, land rights, they should consist of cultivable wasteland and thus the इनम holder were encouraged to extend cultivation ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो. उसके बाद मुतासिब, they were the censors of public morals who were appointed to ensure the general observance of the rules of morality. They also used to examine weights and measures and ensure fair prices. मार्केट में सारे फेयर प्राइसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्रॉप्स के, अनाज के, चीजों के, ये इसका देखने का काम होता था मुतासिब का. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डोर्स ऑफ द नोबिलिटी वर ओपन टू एवरीवन, चाहे वो टर्क्स हो, अफगान्स हो, पर्शियंस हो, हिंदुस्तानी हो, शेखजादे हो, इंडियन मुस्लिम या फिर हिंदू राजपूत हो. एंड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई सैलरीज ऑफ मुगल नोबल्स देयर वॉज अ ब्रेन ड्रेन इन रिवर्स एज इंडिया अट्रैक्टेड मैनी टैलेंटेड पर्सन फ्रॉम फॉरेन लैंड टू द मुगल कोर्ट. हर कोई बस ये चाह रहा था कि कोई ना कोई बस कैसे भी करके पोस्ट हमें मिल जाए मुगल रियासतों में या मुगल दरबार में और हमारी लाइफ बन जाएगी. सैलरी क्योंकि बहुत हाई देता था अकबर, बहुत ब्रिलियंट सैलरी. फिर बात करें अगर हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, मुगल एम्पायर जो था इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 सूबा या फिर 12 प्रोविंसेस. अकबर ने ऐसा करा था, 12 में डिवाइड करा था प्रोविंसेस को. These were Allahabad 1, Agra number 2, Awadh number 3, Ajmer number 4, Ahmedabad number 5, Bihar number 6, Bengal 7, Delhi 8, Kabul 9, Lahore 10, Malwa 11, मुल्तान 12. क्या ये याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल याद करना है आपको. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है अकबर के कार्यकाल में. बाद में अहमदाबाद, बेरार और खंदेश ये भी ऐड करे गए थे. सॉरी, अहमदनगर, बेरार एंड खंदेश ये भी ऐड करे गए थे, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सूबास एंड प्रोविंसेस टू 15. 12 थे ना ऑलरेडी, तो टोटल 15 हो गए, 3 और ऐड करके. तो विद द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर द नंबर ऑफ प्रोविंसेस इंक्रीज टू 20. और आगे चलकर फिर किस में वो और बढ़ गए 20 में. आपको लेकिन ये 12 तो याद रखने और मतलब 15 याद रखने हैं टोटल. एम्पायर जो था वो डिवाइड कैसे होता था? इट वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा, प्रोविंस जिसको कंट्रोल करेगा सूबेदार गवर्नर, सरकार डिस्ट्रिक्ट जिनको कौन कंट्रोल करेगा? फौजदार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा ये, और अमल गुजर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. उसके बाद परगना, सब डिस्ट्रिक्ट कौन कंट्रोल करेगा? शिकदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. फिर विलेज, मुकद्दम, विलेज हेडमैन. तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं. सूबा, हर एक जो सूबा थी इट वॉज प्लेस्ड अंडर द सूबेदार, जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नर होता था जिसको एम्परर डायरेक्टली अपॉइंट करता था. सूबेदार जो था वो हेड होता था प्रोविंस का, और इसकी जिम्मेदारी होती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जनरल लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस.
ये इंकरेज करेगा खेती बाड़ी को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, और कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा टू इनहेंस द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट. ही वॉज ऑल्सो टू सप्रेस रेवेलियंस एंड प्रोवाइड आर्मी फॉर एक्सपीडिशंस. अगर कल को जरूरत पड़ती है और आर्मी सेंट्रल लेवल पर कम हो जाती है तो. जो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इन द सूबा, इट वॉज द दीवान. ये प्रोविंशियल दीवान था, लेकिन ही वॉज अपॉइंटेड बाय द एम्परर, और एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर हुआ करता था. ये रेवेन्यू कलेक्शन एक्टिविटीज को देखेगा एक प्रोविंस के अंदर, एक सूबा के अंदर, और मेंटेन करेगा सारे के सारे अकाउंट्स के कितना खर्चा कहां पर हो रहा है. ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन. बड़े सारे केसेस में टक्कावी एडवांस लोन्स वर गिवन टू पीजेंट्स थ्रू दिस ऑफिस, कि जाओ खेती बाड़ी अच्छी कर लेना, इस साल का नुकसान हो गया तुम्हें खेती बाड़ी में, क्रॉप कल्टीवेशन में, तो लो एडवांस में लोन्स ले लो, जिसको क्या कहा जाता था, एग्रीकल्चर लोन्स विच वर गिवन इन एडवांस टू फार्मर्स, पीजेंट्स, टक्कावी लोन्स. बख्शी, द बख्शी इन द प्रोविंस परफॉर्म द सेम फंक्शंस एज वर परफॉर्म बाय मीर बख्शी एट द सेंटर, लेकिन ये प्रोविंशियल लेवल का है. सिमिलरली लाइक दीवान, ये जैसे यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहा है. बख्शी को अपॉइंट करा जाता था बाय द इंपीरियल कोर्ट एट द रिकमेंडेशन ऑफ मीर बख्शी. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग द हॉर्सेस एंड सोल्जर्स, जो कि मनसबदारों के द्वारा मेंटेन करे जाते थे प्रोविंस में, सूबा में. मनसबदारों के द्वारा जो भी घुड़सवार जो मेंटेन करे जाएंगे. ही इशूड द पे बिल्स ऑफ बोथ द मनसबदार एंड द सोल्जर्स, कि बताओ कितना खर्चा कहां पर आया, दिखाओ कितना पैसा तुमने कहां पर खर्च करा. ऑफन दिस ऑफिस वॉज कंबाइंड विद वकियन ऑफिस, as his duty was also to inform the center about the happenings in his province. जो रिप्रेजेंटेटिव होता था सेंट्रल सदर का एट द प्रोविंशियल लेवल, ही वॉज कॉल्ड एज सदर. जैसे सेंट्रल लेवल पर आप कौन देख रहे थे, यहां पर सदर और सदर. प्रोविंशियल लेवल पे कौन है, सिर्फ सदर. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज हु वर एंगेज इन रिलीजियस एक्टिविटीज एंड लर्निंग. जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ भी इनको देखा जाता था, बिकॉज सेंट्रल लेवल पे जैसे सदर काजी की तरह वर्क कर रहे थे, ये भी प्रोविंशियल लेवल पर काजी की तरह ही वर्क करेगा, एंड इन दैट कैपेसिटी सुपरवाइज द वर्क्स ऑफ द काजीज. वही शरीयत लॉ वगैरह अच्छे से इंप्लीमेंट हो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखना, ये सारी चीजें. देयर वर सम अदर ऑफिसर्स ऑल्सो हु वर अपॉइंटेड एट द प्रोविंशियल लेवल. ये पोस्ट को देखना जरा. दरोगाई ए डाक, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन चैनल. ही यूज टू पास ऑन द लेटर्स टू द कोर्ट थ्रू द मेरवार्स, यानी कि पोस्टल रनर्स. पोस्ट ऑफिस मतलब बेसिकली काइंड ऑफ मेंटेन करा जाता था इनके द्वारा. ये हो गया सूबा, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. इससे छोटे लेवल पे चलते हैं, प्रोविंस से छोटे लेवल पे चलते हैं, स्टेट से चलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट पर. कौन है यहाँ पर, फौजदार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और अमल गुजार, असेसमेंट एंड कलेक्शन लैंड रेवेन्यू का राइट होगा, इसका फंक्शन होगा. तो सरकार एट द लेवल ऑफ सरकार, यानी कि एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देख लो ध्यान से, सरकार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. और ये सूबा क्या है, ये है प्रोविंस, यानी कि स्टेट. यानी कि आप जैसे इसको मान लो शरिया, ये सूबा है, ये पंजाब है, ठीक है, और सरकार को मान लो चंडीगढ़. ओके, तो एट द लेवल ऑफ सरकार देयर वर टू इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज. द फौजदार, इसका मुख्य कर्तव्य क्या होगा, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फौजदार वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सेफगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द एरियाज अंडर हिज जुरिसडिक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड इन द टाइमली कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू. He also assisted, ये हेल्प करता था इन द टाइमली कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू whenever force was required, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. उसके बाद अमल गुजार या आमिल जिसको बोला जाता था, he was a revenue collector. His duty was to assess and supervise the revenue collection, कि कितना रेवेन्यू कहाँ से निकल सकता है और उसको कलेक्ट करके लेकर आना. He was expected to increase the land under cultivation and induce the peasants to pay revenue willingly. अपने मन से पे कर दो, क्योंकि अगर हम निकालने पर आए तुमसे पैसा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा. ये इसका रवैया होता था. He used to maintain all the accounts and send the daily receipt and expenditure report to the provincial divan, कि रोज कितना खर्चा हुआ, रोज कितनी आमदनी आई. It should be noted that फौजदारी was an administrative division, whereas सरकार was a territorial and revenue division. परगना, एट द लेवल ऑफ परगना, ये किसको बोला जा रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट को.
यहां पर कौन होगा पर्सन? शिकदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. शिकदार was executive officer. He assisted the Amil in the task of revenue collection. Kanungo kept all the records of land in the Pargana sub district के अंदर. कोतवाल जो है इनको अपॉइंट करा गया था मिलियन टाउन्स बाय द इंपीरियल गवर्नमेंट एंड दे वर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सब डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद विलेज, गांव. हेड कौन यहां पर? विलेज हेडमैन, जिसको बोला गया है मुकद्दम. मुकद्दम वॉज अ विलेज हेडमैन एंड पटवारी लुक्ड आफ्टर द विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. आज भी इसका काम यही होता है जो पोस्ट होती है पटवारी की. द सर्विसेज ऑफ द जमींदार्स वर यूटिलाइज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरियाज एज वेल एज इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. जो किले थे दे वर प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर नोन एज किलादार. ही वॉज इन चार्ज ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्ट एंड द एरिया असाइंड इन जागी टू हिम. एडमिनिस्ट्रेशन, द पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोविंशियल अथॉरिटी. जो गवर्नर होता था ऑफ द पोर्ट ही वॉज कॉल्ड एज मुतासदी, who was directly appointed by the emperor. Mutasadi collected taxes on merchandise and maintains a custom house. He also supervised the mint house at the port. और mint house में क्या होगा? सिक्के मिंट होंगे, है ना, कुछ कुछ करेंसीज. लेकिन ये कहां पर होगा, स्थित कहां पर होगा ये पर्सन और इसका डिपार्टमेंट? मुस्तदी, समुद्री इलाकों में, क्योंकि देख रहे हो ना पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सी पोर्ट. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.